Today's topic is biotechnology and plant tissue culture, जैव प्रौद्योगिकी तथा पादप ऊतक संवर्धन। तो पहले हम बात करेंगे ब्रीफ में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, वर्ड बायोटेक्नोलॉजी, इट वॉज कॉइंड बाय कार्ल एरे। ठीक है, इस शब्द का गठन हंगरी के साइंटिस्ट थे कार्ल एरे, उन्होंने किया था इन द ईयर 1919। ठीक है, नाउ बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज जैव प्रौद्योगिकी? तो कई सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, बायोटेक्नोलॉजी is the controlled use of biological agents such as microorganisms or cellular components for beneficial use। ठीक है, मानव उपयोगिता की दृष्टि से जैव एजेंटों जैसे कि सूक्ष्म जीवों तथा कोशिका घटकों का लाभकारी नियंत्रित उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजिकल एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या दूसरे सेलुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, जब हम उनको कंट्रोल रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी बेनिफिट के लिए, किसी भी बेनिफिशियल यूज़ के लिए, तो हम उस टेक्निक को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, यानी सेवा उद्योगों व औद्योगिक उद्योगों में जैविक जीवों, तंत्रों तथा क्रियाओं के अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, नाउ सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख शाखाएं हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। कई सारे डिसिप्लिन्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिनमें टिश्यू कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी आदि आते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि इस टेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को यूज़ करके मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कुछ भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एल्गी हो सकता है, फंजाई हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम काम में लेकर के ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को काम में लेके, तो उस टेक्निक को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फर्मेंटेशन जो होता है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, उससे जो भी मादक पेय हैं, दही है, सिरका है, इनको बनाना प्राचीनतम जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। ठीक है, यानी कि पहले फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के यूज से बनती थी, चाहे वो सिरका हुआ, चाहे वो दही हुआ, चाहे वो किसी भी तरह का मादक पेय या बेवरेजेस हुआ। ठीक है, नाउ यीस्ट को यूज करके बियर और अल्कोहल, शराब 6000 ईसा पूर्व बनाने की जानकारी कई वर्षों बाद में हमको मिली थी कि यीस्ट को यूज करके बियर और दूसरी तरह के अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता था। ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन हमको बहुत बाद में प्राप्त हुई। सिरका उत्पादन उद्योग जो है हमारा, उसकी स्थापना फ्रांस में 14वीं शताब्दी में की गई थी। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो कुछ साइंटिस्ट का नाम आता है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान दिया, जिनमें पहले जो हैं वो हैं लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर ने सन 1857 में बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन की प्रोसेस को करते हैं। इस डिस्कवरी के द्वारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। 1881 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, उसी तरह से बुकनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1897 में कोशिका रहित किण्वन यानी कि सेल फ्री फर्मेंटेशन की खोज करके उद्योगों को एक नया डायरेक्शन, एक नई दिशा प्रदान की। 1928 में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और स्ट्रेप्टोमाइसिन की 1944 में शॉज एंड वॉक्समैन द्वारा खोज किए जाने के बाद अब तक कई सारी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की जा चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1944 में पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन का फॉर्मेशन किया गया था या इसको बनाया गया था। उसी तरह से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉलिक्यूल की जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है उसकी खोज की और सन 1970 में एच.जी. खुराना ने डीएनए न्यूक्लियोटाइड से आर्टिफिशियल जीन या कृत्रिम जीन की सिंथेसिस की। कुछ वर्षों बाद में 1970 में स्मिथ और कोवर्कर्स ने, स्मिथ और उनके सहयोगियों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की जिसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज किया गया। ये जो एंजाइम्स इन्होंने खोजे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक साइट पर काटने का कार्य करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, तभी से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रयोग में ली जाने लगी, जिसके अंतर्गत जीनोम के आणविक संगठन में परिवर्तन करके, ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो होता है, उसमें चेंज करके महत्वपूर्ण या यूजफुल प्रोडक्ट्स और जीवों के गुणों में भी सुधार किया जा सकता है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में जैव प्रौद्योगिकी का अभी तक क्या सिस्टम रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत में बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और रिसर्च को एनकरेज करने की दृष्टि से 1970 से लेकर के 1980 के मिड तक गंभीर प्रयास स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, सन 1970 से 80 के बीच में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गंभीर प्रयास शुरू किए गए थे। सन 1982 की अगर हम बात करें तो 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, जिसे NBTB कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। वहीं सन 1986 में भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या DBT का गठन भी किया गया था। वहीं 1987 में UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ICGEB की स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या DBT द्वारा उच्च स्तर के शोध कार्यों हेतु, हाई लेवल के रिसर्च वर्क हेतु मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्रों की स्थापना तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, लखनऊ, कोयम्बटूर में भी की गई है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट या फसल सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं DBT ने वृक्षों के सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए आरंभिक संयंत्रों की सुविधा निम्न स्थानों को दी है, जिनमें टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान TERI न्यू दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL पुणे में, और तीसरा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय या JNV यूनिवर्सिटी जोधपुर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने TG शिक्षा के लिए देश में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कई सेंटर्स या केंद्र भी खोले हैं। DBT ने जो क्लोन्ड क्रॉप्स होती हैं, क्लोनित फसलें होती हैं, उनके जर्म प्लाज्म संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय पादप ऊतक संवर्धन आधान सुविधा यानी कि नेशनल फैसिलिटी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर रिपोजिटरी की राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संपदा ब्यूरो यानी कि NBPGR न्यू दिल्ली में स्थापना की गई है। NBPGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में यह है, इसकी स्थापना DBT ने ही की है। DBT ने मेडिसिनल प्लांट्स के जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए जीन बैंक्स स्थापित किए हैं, जो कि CIMAP लखनऊ में और NBPGR न्यू दिल्ली में प्रेजेंट हैं। निम्न संस्थानों में भी बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर्स या अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें पहला है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली IARI,
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, दैट इज NDRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है ये, IVRI। तो ये कुछ संस्थानें हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट है डिवाइसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां। तो वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी को दो कालों में या दो पीरियड्स में बांटा जाने लगा है, जिनको क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी यानी कि परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नाउ जो पहली वाली हमारी क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत मेनली फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा उत्पादित खाद्य तथा औद्योगिक पदार्थ यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर, योगर्ट, सिरका, बियर, अल्कोहल यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल से रिलेटेड जो प्रक्रम होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इसकी तुलना में जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन से संबंधित समस्त प्रक्रम जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किए जाने वाले कुछ प्रमुख टेक्निक्स या युक्तियाँ जो हैं वो फॉलोइंग हैं। पहली है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, दूसरी है डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तीसरी है एम्ब्रियो ट्रांसफर इन एनिमल्स, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ माइक्रोब्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ एनिमल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, टिश्यू कल्चर, बायोसेंसर, बायोचिप एंड बायोफिल्म। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं या ये वो युक्तियां हैं जिनको हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव प्रौद्योगिकी मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। इस टेक्निक द्वारा कई इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे अल्कोहल, एंजाइम्स, ग्लाइकोल इत्यादि बनाए जाते हैं जिनकी लागत कम होती है। इसके लार्ज स्केल पर या बृहद स्तर पर उत्पादन के लिए निश्चलन विधि, जिसे हम इमोबिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं, यूज़ किया जाता है। इमोबिलाइजेशन निश्चलन विधि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको यूज़ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बोले तो पशुओं के अंदर अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें उत्तम जीन निवेशन द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं वृद्धि दर बढ़ाई जा सकती है बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यह टेक्निक एग्रीकल्चर या कृषि के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें निफ जीन ट्रांसफ़र द्वारा प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्षमता है वो उत्पन्न की जाती है। प्लांट्स की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जो रेजिस्टेंस पावर है प्लांट की उसको हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से निफ जीन ट्रांसफ़र करा के नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कैपेसिटी है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पावर जो है प्लांट्स की उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, वायरस के प्रति, फंजाई के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति प्लांट को रेजिस्टेंट बना सकते हैं। इसके अलावा हर्बिसाइड के प्रति हम रेजिस्टेंस भी प्लांट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करके हम जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, फसल होते हैं, उनकी क्वालिटी या उनकी गुणवत्ता को भी बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के द्वारा बायोलॉजिकल पेरेंट्स और जो अपराधी होते हैं उनकी खोज भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से की जा सकती है। कई मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, इंटरफेरॉन्स, हार्मोन्स, इनका प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं जो होती हैं, उनको सुलझाने के लिए और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट इम्प्रूव करने के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का मोस्टली यूज़ किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कई सारी जेनेटिक डिजीज़ेस को दूर किया जा सकता है। इसे जीन थेरेपी कहते हैं।
मानव के महत्वपूर्ण अंगों को स्टेम सेल द्वारा कल्चर करना और घातक रोगों की जीन थेरेपी तैयार करने पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत इफ़ेक्टिव काम चल रहा है। ठीक है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कई सारी जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, जिनको हम हेरिडिटरी डिजीजेस कहते हैं या आनुवांशिक रोग कहते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, इसके में क्या करते हैं, जीन थेरेपी में मानव के जो महत्वपूर्ण अंग ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टेम सेल्स के द्वारा हम कल्चर कराते हैं और जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज होती हैं, घातक रोग होते हैं, उनकी जीन थेरेपी तैयार करते हैं। ठीक है।